गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं। सोशल साइंस में आज 5वां अध्याय हमारा होगा। अध्याय है न्यायपालिका। तो इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि न्यायपालिका किसे कहा जाता है, न्यायपालिका की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है और न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं, न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। न्यायपालिका अर्थात अदालत क्या होती है, जहाँ पर न्याय होता है। न्यायपालिका जहाँ न्याय होता है, कानूनों की रक्षा होती है। पिछले अध्याय में हमने कानून बनाने की विधि पढ़ी थी। कानून सरकार के द्वारा जैसे बनाए जाते हैं, तो न्यायपालिका क्या करती है, सरकार के द्वारा बनाए हुए उन कानूनों की व्याख्या करती है और रक्षा करती है। तो इसीलिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। बच्चों, न्यायपालिका ही कानून की रक्षा करती है और कानून का पालन न करने वाले अपराधियों को दंड देती है। यदि न्यायपालिका न हो तो सामाजिक व्यवस्था भी उचित प्रकार की नहीं होगी और समाज में जंगल राज जैसा माहौल उत्पन्न हो जाता है। जंगल राज जहाँ पर एक ताकतवर कमजोर को दबाता है, जैसे जंगल में होता है ना, जो ताकतवर जानवर होते हैं वे अपने से कमजोर छोटे जानवरों को मारते हैं, खाते हैं। तो इसी प्रकार से समाज में भी जो ताकतवर व्यक्ति होंगे वे कमजोर व्यक्तियों को दबाएंगे, उनका शोषण करेंगे, उनसे उनकी जमीन और उनकी संपत्ति छीन लेंगे। तो इस प्रकार से न्यायपालिका का होना आवश्यक है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि वहां पर न्याय व्यवस्था उचित नहीं है तो वहां के नागरिकों का विकास नहीं हो सकता, वहां के नागरिकों का जीवन सुखी नहीं हो सकता। तो किसी भी देश की विकास के लिए, वहां के नागरिकों के उच्च विकास के लिए और सुखी जीवन के लिए वहां की न्यायिक व्यवस्था का अच्छा होना आवश्यक है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग कौन से हैं? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ये प्रशासन के जैसे 3 अंग हैं। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को लागू करना। विधानपालिका कानून बनाती है। तो विधानपालिका का कार्य कानून बनाना, कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका विधानपालिका द्वारा बनाए हुए उन कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? ये उन कानूनों की व्याख्या करती है। जो कानून विधानपालिका द्वारा बनाए जाते हैं और कार्यपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा करती है, कानून की व्याख्या करती है। न्यायपालिका के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? न्यायपालिका का प्रमुख कार्य विवादों का निपटारा करना। तो विवाद देखो, नागरिकों के मध्य आपसी विवाद होते हैं। हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए नागरिकों के मध्य आपसी हितों के जो टकराव होते हैं, और आपसी हितों के टकराव में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो नागरिकों के मध्य आपसी विवादों का निपटारा करना किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है। इसके अलावा नागरिकों का जनता का सरकार से टकराव, कोई वर्ग विशेष जो सरकार से संतुष्ट नहीं हो, जिसको यह लगता हो कि सरकार के द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वह अपने उन अधिकारों के लिए भी न्यायपालिका में जा सकता है, सरकार के विरुद्ध न्यायपालिका में जा सकता है। तो यहाँ पर कैसे विवादों का निपटारा होता है? नागरिकों के आपसी विवादों का निपटारा और नागरिकों के या सरकार के मध्य विवादों का निपटारा। बच्चों, कई बार क्या होता है कि 2 राज्यों की सरकारों में आपस में भी विवाद हो जाते हैं। राज्यों की सरकारों में, यदि एक राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, मानो एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और दूसरे में भारतीय जनता पार्टी की, तो भी उनमें
विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर राज्यों में आपस में जैसे कि सीमा विवाद हो जाते हैं, जैसे हम या फिर पानी के बंटवारे को, जो नहर जल बंटवारे जैसे हरियाणा पंजाब में है ना, हरियाणा पंजाब में रावी व्यास जो नदी का बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। तो जैसे हरियाणा और पंजाब में है SYL, ये जैसे पानी के बंटवारे को लेकर इस प्रकार से सीमा विवाद भी हो जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा पंजाब दोनों में विवाद की स्थिति है, तो दो राज्यों के मध्य भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी विवाद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति जब राज्य में, जैसे उदाहरण के लिए हम ये कहीं पंजाब है, पंजाब में कैसे कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन सेंटर में भाजपा की सरकार है, तो मानो कोई सरकार, कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये कहकर कि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें उचित सहायता नहीं दी जा रही, उचित उनको जैसे जो बजट व्यवस्था उनको उचित नहीं मिली, तो इस प्रकार से कोई भी किसी नागरिकों के आपसी जो विवाद होते हैं, नागरिकों का सरकार के साथ विवाद होते हैं, या सरकारों के आपस में हर प्रकार के विवादों का निपटारा न्यायालय के द्वारा किया जाता है। दूसरा, कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का दूसरा कार्य क्या? कानून की व्याख्या करना। जिसे मुख्य कार्य इसका यही है, कानून की रक्षक, कानून की व्याख्या करना। तो कानून की व्याख्या, वैसे तो बच्चों हमारे संविधान में कानूनों की व्याख्या की जाती है कि अमुक संविधान की अमुक धारा, अमुक जो एक्ट के अनुसार ये कानून होगा, परंतु संविधान में वर्णित व्याख्या जो है ये इतनी पेचीदी और कठिन है कि इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। आम आदमी को इसे समझने के लिए लॉयर की सहायता लेनी पड़ती है, वकील जो होते हैं लॉयर, इनकी सहायता लेनी पड़ती है। तो कई बार कानूनों में भ्रम भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कानून होते हैं भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें स्पष्ट क्या है समझ में नहीं आता। तो कानून की स्पष्ट व्याख्या और सरल व्याख्या न्यायालयों के द्वारा की जाती है। न्यायालयों का तीसरा कार्य क्या है? न्यायिक समीक्षा करना, न्याय की समीक्षा जांच करना। तो न्यायिक समीक्षा अर्थात न्यायालय यह भी देखते हैं कि सरकार के द्वारा बनाए हुए कोई कानून कहीं संविधान की उल्लंघन तो नहीं कर रहे, सरकार के द्वारा कहीं कोई ऐसा कानून तो नहीं बनाया जा रहा है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो यदि ऐसा है तो न्यायालय सरकार के द्वारा बनाए हुए उन कानूनों को भी अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक समीक्षा अर्थात संविधान का संरक्षक। न्यायालय क्या होता है? संविधान का रक्षक होता है, संविधान की रक्षा करता है। यदि सरकार के द्वारा भी कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे संविधान के मूल ढांचे को ठेस पहुंचती है, संविधान का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देता है। न्यायालय का अगला कार्य क्या होता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए उनको जो अधिकार दिए हुए हैं, मूल अधिकार जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार आदि जो उनको अधिकार दिए गए हैं, उन सब अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायालय का है। यदि कोई नागरिक यह अनुभव करे कि मेरे इस अधिकार का किसी वर्ग विशेष के द्वारा या सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है उसको, तो वह अपने अधिकार की मांग के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो ये है न्यायपालिका के मुख्य कार्य जिनके लिए न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। तो न्यायपालिका अपने इन कार्यों को सही ढंग से और निष्पक्ष ढंग से, निष्पक्ष बिना किसी पक्षपात के तभी कर सकती है जब वो स्वतंत्र हो
उस पर किसी प्रकार का किसी का कोई दबाव न हो। यदि न्यायपालिका सरकार के दबाव में होगी तो स्वतंत्र न्याय नहीं कर सकेगी, वो तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही कार्य करेगी। इसीलिए हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका तीनों का कार्य क्षेत्र अलग है, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप ये नहीं करती हैं। शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का पृथक होना, अलग होना, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार इनको अलग रखा गया है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय कर सके। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? जब न्यायपालिका विधान पालिका, कार्यपालिका या किसी भी राजनीतिक दल या किसी विशेष वर्ग के दबाव से मुक्त रहकर कार्य करता है तो वह स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। मतलब किसी के दबाव में आकर न्याय न करे, अगर दबाव में हो तो वो न्याय नहीं होगा। तो इसलिए उचित और सही न्याय के लिए, निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक है न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। और स्वतंत्र न्यायपालिका कब हो सकती है? स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यक शर्तें क्या हैं? एक तो उनका कार्यकाल की सुरक्षा, कि न्यायाधीश जो होते हैं उनका कार्यकाल निश्चित हो, उनको ये भय न रहे कि उनको यदि वो ऐसा न्याय करेंगे तो सरकार उनको समय से पहले हटा देगी, उसके पद से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो उनका जो कार्यकाल है वो निश्चित हो, लंबा हो। तो इसके लिए न्यायाधीशों के कितना 65 वर्ष की आयु का कार्यकाल होता है। न्यायाधीश अपने 65 वर्ष की आयु तक जो है इस पद पर कार्य कर सकते हैं। दूसरा, पर्याप्त वेतन। न्यायाधीशों का वेतन इतना होना चाहिए कि इसी के लालच में न आए, रिश्वत आदि के लालच में न आए, क्योंकि यदि उनके पास अभाव होगा, उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वे जरूर उनका ध्यान इस तरफ जाएगा। तो पर्याप्त वेतन, तो हमारे न्यायाधीशों को वेतन जो है उचित वेतन दिया जाता है, लगभग 1 लाख से अधिक उनको वेतन मिलता है। और इसके साथ वेतन के साथ उचित भत्ते व अन्य सरकारी सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। तीसरा क्या होना चाहिए? नियुक्ति की व्यवस्था, कि न्यायाधीशों की, देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्रियों या सरकार के द्वारा जैसे की जाती है तो वो तो निष्पक्ष नहीं होंगे। सरकार उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी जो सरकार के अनुसार कार्य करेंगे। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था भी निष्पक्ष होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे देश में क्या व्यवस्था है? हमारे देश में जैसे कि न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है? राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है जिससे अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद पर कार्य करते हुए सबसे अधिक समय हो गया हो। अनुभव के आधार पर जिसको सबसे ज्यादा समय हो गया तो इसी आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है जो निष्पक्ष होती है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में अन्य न्यायाधीशों की भी सलाह ली जाती है। तो इस प्रकार से यदि नियुक्ति की व्यवस्था निष्पक्ष होगी तो न्यायपालिका भी निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकेगी। बच्चों, इंदिरा गांधी ने 1975 में जब आपातकाल लागू किया था तो उस समय उन्होंने न्यायपालिका को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया था। उन्होंने वचनबद्ध न्यायपालिका की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया था। वचनबद्ध न्यायपालिका कैसी होती है? वह न्यायपालिका जो सरकार के इच्छा अनुसार कार्य करे, सरकार जैसा चाहे वैसा करे। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो सिद्धांत है उसके उल्लंघन करके उन्होंने अपने जो समर्थक न्यायाधीश को न्यायाधीश बनाया था।
तो इस प्रकार से 1975 में न्यायपालिका की व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न किया गया था, परंतु हमारे देश में ऐसा बाद में कभी नहीं हुआ है। न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय देती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सबसे अहम मुख्य पॉइंट क्या होता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों का अलग अलग होना, अर्थात कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका का अलग अलग क्षेत्र होना। न्यायपालिका पर कार्यपालिका या विधानपालिका का कोई दबाव न हो सके, ये स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। तो इस प्रकार से बच्चों स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जा सकती है। तो आज हमने देखा न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कैसे की जाती है।